हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमोश चंद्रा। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन और उसके एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। तो अब आगे आने आने वाला जो आज का वीडियो है, जो आज का सीरीज़ है, उसी के जस्ट आगे का है। आगे जाने वाली है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता क्या है और कैसे इसका यूज करना है। तो अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका एक्चुअल में सॉल्यूशन जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो राइट हैंड साइड पे जो भी मेंबर्स होते हैं, उसको जीरो से रिप्लेस करने पे मिलता है। तो अभी मैं बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम जो रिटर्न करते हैं सी एफ से रिटर्न करते हैं, इसको सी एफ से रिटर्न किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन is a function whose actually जो इसका solution होता है वो हमें मिलता है solution of differential equation। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो हमें मिलता है, कब मिलता है? जब हम राइट हैंड साइड के मेंबर को जब हम राइट हैंड साइड के मेंबर को जीरो रखते हैं। राइट हैंड साइड मेंबर को जीरो रखते हैं, मेंबर को जीरो रखते हैं या जीरो से रिप्लेस करते हैं, जीरो से रिप्लेस करते हैं। तो ये तो हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जैसे कोई भी हमारा जैसे हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेते हैं एफ डी वाई, कोई भी हमारा ऐसे एक इक्वेशन है एफ डी वाई इक्वल टू क्यू। तो इसमें मतलब जो राइट हैंड साइड में जो क्यू है इसकी वैल्यू को जीरो से रिप्लेस किया जाएगा, उसके बाद सी एफ निकाला जाएगा, ये होता है। तो अब हमें बात ही आती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हमें पता चल गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है और हमें कैसे इसका यूज़ करना है। बट हमें पहले ये जानना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो भी हम वैल्यू डिफाइन करेंगे, जो भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे मिलेगी हमें। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमेशा डिपेंड होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन पे। अब अगला टर्म आता है यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की एक मेन पॉइंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सी एफ कैसे फाइंड आउट करें। किसी भी इक्वेशन का सी एफ फाइंड आउट करने में ऑक्सिलरी इक्वेशन मेन होती है। अब हमें पहले ये पता करना पड़ेगा हम कैसे जानेंगे कि कोई इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन है या नहीं है। तो द इक्वेशन ऑब्टेन्ड equating to zero symbolic coefficient of y is called as auxiliary equation। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब द इक्वेशन, जो भी हमारी इक्वेशन होगी वो ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट होगी जब हम y के कोफिशिएंट को जीरो असाइन करेंगे। मतलब द इक्वेशन, मैं एक बार इसका डिफिनेशन लिख, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड, मैं जल्दी जल्दी से इसका डिफिनेशन एक बार बता देता हूँ आपको। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू जीरो सिंबॉलिक कोफिशिएंट जीरो कोफिशिएंट ऑफ वाई लिख देते हैं, या आप समझ ही गए होंगे। तो ये होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। अच्छा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें पता चल गई। अब हमें ये जानना है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन है कौन सी। अब हमें इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं सॉल्व करने के। अगर मैं बात करूं स्टेप फॉर फाइंडिंग ए आई,
फॉर फाइंडिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन को AE से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो स्टेप कौन कौन से होंगे जिससे हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट होगी। तो 4 स्टेप हैं, बहुत ही इजी स्टेप हैं। 4 स्टेप में हमें फाइंड हो जाएगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन है कौन सी। तो स्टेप 1 हमारा जो कहता है, स्टेप 1 है हमारा, जैसा कि अभी मैंने बात की, रिप्लेस बाय 1। पहला ये हमें स्टेप करना है, रिप्लेस बाय 1। स्टेप 2 करना है हमें, स्टेप 2 करना है रिप्लेस dy बाई ओवर dx। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें dy बाई dx होगी ही। dy बाई dx को हमें m से रिप्लेस करना है। और स्टेप 3 हमारा कहता है कि रिप्लेस d2y अपॉन dx2, सेकेंड ऑर्डर का अगर है d2y अपॉन dx2, उसको हम m² से कर देंगे। और अगर d3y अपॉन dx3 है, अगर थर्ड ऑर्डर है, तो हम उसको m क्यूब से रिप्लेस कर देंगे। फर्दर एंड सो ऑन हम करते जाएंगे। अगर d4 बाई dx4 है तो हम उसको m4 से कन्वर्ट कर देंगे। ये तो रहा तीसरा स्टेप। अगर हम बात करें चौथे स्टेप की, स्टेप 4 की बात करें, तो स्टेप 4 इतना करने के बाद हमें एक अलजेब्रिक इक्वेशन मिलेगी। वी गेट एन अलजेब्रिक इक्वेशन। इतना स्टेप करना है। जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन हमें मिलेगी उसकी डिग्री हमेशा n होगी, इसका n का मतलब यहाँ पे अगर वैल्यू n होती तो यहाँ पे डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन होता। तो मतलब इसकी डिग्री भी क्या होती है, हमेशा n होती, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं। ये तो हमें पता चल गया रूल्स, स्टेप फॉर फाइंडिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। रूल्स फॉर फाइंडिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, रूल्स फॉर फाइंडिंग CF फाइंड आउट करने का रूल क्या क्या है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इजी पॉइंट है कि CF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो CF फाइंड आउट करने के लिए हमें एक जनरल इक्वेशन लेते हैं। पहले एक जनरल इक्वेशन, जैसे मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी है क्या, हमारी है डिफरेंशियल इक्वेशन d टू द पावर n प्लस a1 d टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 d टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस an y इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे ए आईज जो हैं ये हैं कांस्टेंट, मतलब अगर मैं बात करूँ a1 a2 a3 an, ये सभी क्या हैं, कांस्टेंट हैं। और ये वाइज जो हैं ये फंक्शंस हैं। अब जैसे मैं बात करूँ, अभी भी मैंने बोला था जो भी डेरिवेटिव dy अपॉन dx होगा, उसको हमें रिप्लेस करना है m से। तो ये d कुछ अलग नहीं है, ये d एक नॉर्मल बोलता है dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx की टर्म है। तो अगर मैं बात करूं तो, लेकिन ये अगर मैं बात करूं dn की, तो dn जो है dy बाई डी एक्स की पावर nn में है, मतलब इसका nth बार डेरिवेटिव हुआ है, nth टाइम डेरिवेटिव, n-1 टाइम डेरिवेटिव, n-2 टाइम डेरिवेटिव, ये ऐसे हैं। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं dy बाई डी एक्स कन्वर्ट बाई m में, तो ये हमारा हो जाएगा m की पावर n प्लस a1 m की पावर n-1 प्लस a2 m की पावर n-2 एंड सो ऑन। और ये फर्दर जाएगा an तक, और an y इक्वल्स टू 0, ये यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं
ये तो इसका सोल्यूशन हुआ। अब हम ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन आ गई। अगर इसका हम सोल्यूशन, जैसे यहाँ पे अगर 2 होता, मैक्सिमम पावर 2 होती, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। उसको सॉल्व करते हैं, 2 रूट्स आते हैं। ऐसे 3 होगा तो 3 रूट्स आएंगे, 4 होगा 4 रूट्स आएंगे। ऐसे मान लीजिए इसके कुछ हम रूट्स मान लेते हैं। लेट इसके कुछ सॉल्व करने पे m1, m2, m3 एंड सो ऑन mn मान लीजिए इसके रूट्स हैं, आर रूट्स। अगर इसके इतने सारे रूट्स हैं, अगर ये कोई अलजेब्रिक इक्वेशन बनी है तो इसके रूट्स होंगे ही होंगे। तो इसके इतने रूट्स हो गए, रूट्स ऑफ AE। अब अगर इसके रूट्स हैं तो इन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन के इन्हीं रूट्स पे अब पूरा जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, CF जो होता है, पूरा डिपेंड होता है। अब रूल के जैसे, रूट्स के जैसे जैसे नेचर होगा वैसे वैसे हमारा CF हमें मिलेगा। अब जैसे हम देखते हैं, हम इस पर कई केस बना लेते हैं। इस पर 6 केसेस हैं। हम एक एक केस हर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, एक केस और उसका कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। जैसे मैं पहला केस मान रहा हूँ, केस 1 है इसका। बहुत ही सिंपल वे में समझना है इसको। व्हेन रूट ऑफ AI ऑक्सिलरी इक्वेशन AE और रियल, ऑक्सिलरी इक्वेशन और रियल होने चाहिए एंड डिस्टिंक्ट। होने चाहिए। तो अब जरा हम बात करते हैं। रियल मतलब कोई रियल नंबर्स होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो हम देखते हैं, जब ऐसा होगा तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। अगर रूट्स हैं तो इक्वल्स टू 0 के इक्वल होंगे। अगर हम रूट्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखते हैं तो 0 के इक्वल करते हैं उसको। तो मतलब यहाँ पे होगा d माइनस m1 इंटू d माइनस m2 एंड सो ऑन d माइनस mn। जैसा ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा। जितने भी उसके रूट्स होंगे फंक्शन में कन्वर्ट कराएंगे वो हमेशा इक्वल होगा 0 के। तो अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ ऐसे भी होगा, d माइनस m1 y इक्वल्स टू 0 होगा, d माइनस m2 y इक्वल्स टू 0 के होगा, और d माइनस mn y इक्वल्स टू 0 के होगा। यहाँ से अलग अलग हमारा, अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी dy अपॉन dx। d की वैल्यू होगी dy अपॉन dx माइनस m की बात करूं तो m1y हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। y की दोनों फंक्शन हो जाएगा ना, इसका मतलब डेरिवेटिव होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ हमें लीनियर इक्वेशन दिख रही है। तो इसको सॉल्व करने का फार्मूला, इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर हम पहले से ही जानते हैं। क्या, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमें प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ रखा है, प्रीवियस लेक्चर में ये डिसाइड हो चुका था इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। अगर किसी को यहाँ डाउट हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिया गया है तो वो जाके इसके जस्ट प्रीवियस वाली लेक्चर्स को देखें। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर माइनस pdx। तो p की वैल्यू क्या है, माइनस m1 इंटू dx। अब हम इसको डिसाइड कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको आ जाएगी वैल्यू e टू द पावर माइनस m1 और dx की वैल्यू इंटीग्रेशन करेंगे x आ जाएगा। if हमारा यहाँ से निकल गया, यहाँ से हमारा if आया e टू द पावर m1 x माइनस m1x। ये if की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, y इंटू if की वैल्यू हमारी है e टू द पावर माइनस m1x जो कि प्रीवियस आई है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ if की वैल्यू e टू द पावर माइनस m1x इंटू q की वैल्यू हमारी 0 है क्योंकि हमने 0 डिसाइड कर रखा था, इक्वल टू c1 हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आया y e टू द पावर माइनस m1x हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा c1 आ जाएगा।
तो अगर हम बात करें y की वैल्यू यहाँ से निकलती हुई C1 अपॉन ई टू द पावर माइनस m1x हो जाएगा। तो ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा C1 इंटू ई टू द पावर m1x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू आ गई C1 ई टू द पावर m1x। ऐसे अगली वैल्यू आएगी C, उसका भी कुछ C2 आएगा और ई टू द पावर m2x आ जाएगा। उसका कुछ भी वैल्यू आ सकती है, फर्दर वैल्यू आगे के लिए भी कंटिन्यू होगी ना। अगर उसका अगला रूट है तो अगली भी वैल्यू ऐसे निकल जाएगी, उसका और अगला रूट है तो ऐसी वैल्यू निकलती रहेगी। तो हमें ये कुछ इस फॉर्मेट में हमारा सोल्यूशन चाहिए। तो मतलब हमारा ऐसे है, y इक्वल टू जितने भी रूट्स होंगे उसमें ऐड करते जाएंगे तो हमारा फाइनल जो सोल्यूशन होगा C1 ई टू द पावर m1x जितने उसके रूट प्लस C2 ई टू द पावर m2x जितने भी रूट्स होंगे उसको फर्दर कंप्लीट करते जाएंगे, उसकी वैल्यू निकाल ली जाएगी। अब हम एक क्वेश्चंस लेते हैं। हमें dy अपॉन dx को हमें m से कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हुआ तो यहाँ पे m3 हो जाएगा डायरेक्ट, माइनस 7m हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अब आगे इसका हम जब ये इसकी पावर 3 है तो इसके जब हम रूट्स निकालेंगे तो मैं यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रूट्स, फाइंड रूट्स। पहले इसमें फाइंड रूट्स फाइंड करो। 3 डेरिवेटिव होता है, आपने देखा, इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर होता है, पहले कोई भी ऐसी वैल्यू चूज़ करते हैं जिससे इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आए। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू की बात करूँ -1 अगर इस पर पुट करूँ तो इसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगी। फिर उसके बाद उसको डिवाइड करवाते हैं, फिर अलग रूट निकाल, 2 रूट क्वाड्रेटिक से निकलता है, 1 रूट इससे निकलता है। तो डायरेक्ट मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, इसके 3 रूट्स हैं, m+1, सॉल्व करने के बाद इतना आएगा m+2 और m+m-3, ये 3 रूट्स आए इसके इक्वल्स टू 0। तो मतलब पहला रूट्स आया m इक्वल टू -1, दूसरा रूट्स आया m इक्वल टू -2, तीसरा रूट आया m इक्वल टू -3, ये है। अब जैसे कि जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इक्वेशन इस फॉर्मेट में है। पहले हम ये चेक करेंगे रूट्स आर हम चेक करेंगे रियल है, हाँ रियल है, रूट्स आर रियल है एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, हाँ ये कंडीशन है, मतलब केस 1 अप्लाई हो रहा है इसमें। तो केस 1 अप्लाई हो रहा है तो केस 1 का जो CF निकालने का फार्मूला क्या होता था, CF इक्वल टू C1 ई टू द पावर m1x प्लस C2 ई टू द पावर m2x, यही तो हमने डिसाइड किया था, प्लस C3 ई टू द पावर m3x। तो हमारे 3 रूट्स हैं तो इसमें पुट कर देंगे, जो CF आएगा हमारा C1 की वैल्यू अभी हमें फाइंड नहीं करनी है, C1 तो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, -x हो जाएगा इसकी वैल्यू, m1 की वैल्यू मैंने -1 पुट कर दिया, प्लस C2 एज इट इज रहेगा, ई टू द पावर m की वैल्यू -2x रख दिया, प्लस C3 की वैल्यू मैंने यहाँ पे एज इट इज रखा और ई टू द पावर m की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3x लिख दिया। तो हमारा CF आ गया। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सोल्यूशन होता है CF प्लस PI। फिलहाल हमें PI का तो डिस्कस यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि अभी वैसी कंडीशन का इक्वेशन नहीं है। ये PI कैसे, अगली कंडीशन कैसे चेंज होती है इसकी आगे आपको डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो CF हमारी क्या है, CF हमारा जो आया है ऊपर C1 ई टू द पावर -x प्लस C2 ई टू द पावर -2x प्लस C3 ई टू द पावर 3x। ये हमारा रहा इसका सोल्यूशन, केस 1 सोल्यूशन। ये हमारा रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगर हम बात करें कि अब जैसे जैसे हमारे ये जो रूट्स निकलते हैं, जैसे जैसे रूट्स चेंज होंगे, अभी तो रियल एंड डिस्टेंट था, जैसे जैसे रूट चेंज होंगे उससे वैसे हमारी केसेस बढ़ते जाएंगे। आगे अभी बचे हुए हैं 5 केसेस जो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके थ्योरम्स सॉल्व करके फिर वीडियोस उस पर एक एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा।
गाइस अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। कोशिश करेंगे कि हम उसको सॉल्व करें, जल्दी से जल्दी आपके पास सोल्यूशन पहुंचाएं। थैंक यू।